छोटा छोटा कमेंट आप लोगों से चाहता हूं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के संदर्भ में आप लोगों का तजुर्बा क्या कहता है? हर्षवर्धन जी, आपसे शुरुआत। नहीं, देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भ्रम नहीं है। ये थोड़ा सा हरियाणा में जलेबी जरूर हो गई है कि शीरा कहाँ है और मैदा कहाँ है, लेकिन बाकी मुझे लगता है बहुत भ्रम नहीं है। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इसका एक निश्चित तौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, जो कहा जाता है कि कोई भी सरकार भारत में रहती है तो पहले तो 5 साल में ही निपट जाती थी। अब थोड़ा माहौल बदला है, लोगों का मानस बदला है, और यही वजह रही कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, लाख कहने के बावजूद कि सब माहौल बदल गया है। तो हरियाणा में कांग्रेस को एज है, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा अंतिम दिन तक बताती रही कि दलितों को बड़ा परेशान किया गया, दलितों को सुना नहीं, और जो सबसे पीड़ा देने वाली तस्वीर रही, शैलजा जी नेता हैं, उनकी पार्टी है, वो उनको समझे। लेकिन जो सोनिया दुहन के साथ जो बात आई कि एक महिला पहलवान के साथ दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर जो बदसलूकी हुई, वो चिंता की बात है। हरियाणा में कांग्रेस को एज है, लेकिन बीजेपी ने बहुत कवर किया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिफर ही रहेगी, इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। 37 से 43 सीटें वहां हो गई हैं, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। 43 सीटें वहां, घाटी में 47। घाटी में बहुत ज्यादा उम्मीद ना करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहां जम्मू से उसके लिए खुशखबरियां रहेंगी। और उधर यह कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा स्थितियां जो लग रही थी कि फेवर करेंगी इस बार एंटी इनकम्बेंसी खासतौर से होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के लिए, वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ चीजें झुकती चली गई हैं। क्या ऐसा वाकई हुआ है, प्रेम कुमार जी? देखिए गौतम जी, अभी जो एग्जिट पोल में सामने आ रहा है, आमतौर पर एग्जिट पोल से इतर नतीजे ही आते हैं और कई बार तो दिशा भी पलट जाती है। तो इसलिए एग्जिट पोल, लेकिन फिर भी हम बात करने बैठे हैं तो उस हिसाब से बात करें कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको देखते हुए मैं तो देख रहा हूं कि एक एग्जिट पोल में पीडीपी को 28 सीटें दिखाई जा रही है सबसे ज्यादा। बाकी कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं दिखा रहा। तो वो आखिर कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो जिसमें पीडीपी एक एग्जिट पोल में 28 सीट ले लेती है? मैं इसीलिए उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। उस पर जाने से पहले आपका तजुर्बा समझ लेना चाहता हूं, क्या कहता है? आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, क्या देखते हैं आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर में? देखिए, दोनों जगह सरकार जो है कांग्रेस समर्थन वाली बन रही है, कांग्रेस प्लस वाली बन रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा। बस ये जो आपने बात कही है, इसी को आगे बढ़ाता हूं, ये इसी को आगे एक्सटेंड करूंगा। हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी, उन्होंने अपना मैंडेट दे दिया। देखिए, अब शिवम, आपके पास आ रहा हूं। बहुत सरप्राइजिंग कुछ होने वाला है, या जो बातें कही जा रही हैं उसके इर्द गिर्द चीजें देखने को मिलेंगी? हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारी कई मैंने देखा एग्जिट पोल्स में जो है कहीं पर 35 है, कहीं पर 36 है, कहीं पर 40 के करीब है। बहुत ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं, वहां पर 10 सीटें हमारी और बढ़ जाएंगी कम से कम, और जम्मू कश्मीर में जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी हो जाएगी। बस उतना ही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और हम वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और मेरे लिए उससे भी बड़ी तस्वीर यह है कि घाटी में जहां एक जमाने में इस बात की चर्चा हुआ करती थी चुनाव के दौरान के बम बंदूक गोले बारूद कितने चले, वोट परसेंटेज 7% हुआ, 8% हुआ, 9% हुआ, उस पर चुनावी हार जीत हो जाती थी। फिर उसके बाद स्थितियां ऐसी देखी जाती थी कि कैंडिडेट्स घर घर वोट मांगने नहीं जा पाते थे। जम्मू कश्मीर का युवा आमतौर पर अगर वोट करके भी आता था तो उंगली छुपाता था और सोचता था कि कोई देख ना ले मैंने वोट कर दिया। अब वो खुलकर ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर अपनी सेल्फीज अपलोड करते हैं। चीजें बेहतर हैं, अच्छे माहौल में चुनाव हुआ है, बेहतरीन जो है वोट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ रही है। रही बात एग्जिट पोल्स की, मैं कहता हूं सभी का सम्मान करता हूं, पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हुए, लेकिन हाँ, सबकी अपनी मेहनत है, अपना करने का तरीका है, अपने अपने साइंटिफिक तरीके हैं। इनफैक्ट तो ये बात तो निश्चित रूप से ये इलेक्शन कमीशन ने भी आकर बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर, जलेबी नहीं आ रहा हूं, हाँ, जलेबी की बड़ी चर्चा हो रही है। शुरुआत भी उसी से हुई और आपने भी बात वहां पर लाकर खड़ी कर दी है, लेकिन जलेबी में कोई सिरा पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे सिरा पकड़ेंगे? लोकेश जिंदल, उनके पास जाकर समझेंगे। लोकेश, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चीजें आपको एक शुरुआत से ही एक तरफ, जहां भी आप समझते हैं उस तरफ जाती दिखाई दी, या ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आए हैं बीच चुनाव में? देखिए, हरियाणा में तो सब कुछ निश्चित ही था। जिस तरह से बीजेपी की सरकार बेरोजगारी को और किसानों के मुद्दों को नजरअंदाज करती रही, कणक, कपास,
या फिर जो आम जो मूल अर्थव्यवस्था है हरियाणा की, हाँ। वो पूरी तरह से त्रस्त हो गई थी बीजेपी कार्यकाल। मैंने खुद जब हरियाणा में ग्राउंड रियलिटीज देखी, तो सिरसा और बरवाला, हरियाणा, नारनौंद और इसके पास का जो पूरा उत्तरी पश्चिम का इलाका है हरियाणा का, वो तो एक तरह से पूरी तरह से बीजेपी के विरुद्ध था। और यही हाल दक्षिण हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद और नारनौल, इन सभी जगहों पर भी एक एंटी बीजेपी वेव देखने को मिल रहा है। बीजेपी को कुछ जो सीटें मिलेगी, वो समझ लीजिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत के आसपास कुछ सीटें हैं जहां पे वे रिटेन कर जाए। अदरवाइज बीजेपी एक बहुत बड़ी हार की तरफ हरियाणा में बढ़ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे फरीदाबाद में देखिए 51% के आसपास का 5 बजे तक परसेंटेज देख के दोनों ही खेमों के लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि इशारा क्या है कि जीत हार होगी तो मार्जिन बहुत कम होगा, क्या कुछ ऐसा इशारा है क्या? इसकी तरफ भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देख लें कि 5 बजे तक आज अगर 61% वोटिंग दिखाई दे रही है हरियाणा में, तो इससे पहले 2019 में क्या हुआ और 2014 में क्या हुआ। बहुत जल्दी से जरा ये ग्राफिक्स दिखाइए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। 2014 आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लहर है बहुत ज्यादा सुनामी के तौर पर देश में देखने को मिली थी। और क्योंकि जनरल इलेक्शन के बाद ये इलेक्शंस होते हैं हरियाणा में, आप जानते हैं, तो वहां पर देखिए, वहां जो आपको पोल परसेंटेज को थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये इससे काफी ज्यादा था, ये 70 से ऊपर था, करीब करीब 76% के आसपास था। और उसके बाद ये घटा था, 2019 में 67.9% के आसपास आया था और आज 61% शाम 5 बजे तक दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले जो दिखाई दिया उसके मुकाबले 2014 के मुकाबले जो ओवरऑल वोट परसेंटेज था वो घटा, और उसके बाद आज 5 बजे तक 61% वोटिंग अगर दिखाई दे रही है, तो इसको, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहां कतारें लंबी हो सकता है वोट वहां अभी चल रहे हो, फाइनल फिगर आना बाकी है, लेकिन यहां से इशारा क्या मिलता है हर्षवर्धन? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब कोई भी सरकार लगातार लंबे समय तक होती है तो आम तौर पर यह देखा गया है कि मत प्रतिशत कभी कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत होता है और विधानसभा चुनाव में होता है, उसमें भी फर्क पड़ जाता है। हाँ। मोदी फैक्टर की अगर बात कहें तो निश्चित तौर पर जो 2019 में मोदी फैक्टर था उसमें 2024 में कमी दिखती है, लेकिन क्या वो फैक्टर एक जगह दिखा? तो अगर कहीं कहीं कमी दिख रही तो दूसरे नए राज्यों में उसकी बढ़त दिखी। अब ये जो चुनाव है ये पूरी तरह से लोकलाइज्ड हुआ है, जिसको बार बार पहलवान, किसान, जवान, ये सारी बातें कही जा रही हैं। और जो पहलवान के तौर पर अगर देखें तो क्या विनेश फोगाट ने जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा उनको हवाई अड्डे से लेकर आते हैं, महावीर फोगाट अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि अपने गुरु को, अपने कोच को याद करने की जो एक परंपरा है हरियाणा में ही नहीं, कहीं भी कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी है तो अपने गुरु को ही याद करता है। अब सवाल यह कि उन सब का कोई प्रतिकूल प्रभाव वोटिंग परसेंटेज पे भी है क्या? कुछ लोग निराश, दुखी हैं क्या? और एक जो बड़ी चीज है कि बड़े हिस्से में जाट जहां बहुत डोमिनेंट हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रचार करने से रोकने की कोशिश की, उनको बूथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। क्या उसका भी कोई प्रभाव इस बार के चुनाव में है क्या? यह भी देखने वाली बात है। जाट डोमिनेंट सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों को रोकने की कोशिश की गई? प्रेम कुमार जी, क्या इन सब चीजों का, इन फैक्टर्स का भी वोट परसेंटेज पर असर है? और दूसरा, जहां कहा जाता है कि जिसकी तरफ जाट उसी के ठाठ, अगर ऐसा इशारा है वाकई वोट परसेंटेज में, तो फिर रिजल्ट की तरफ क्या कहती हैं ये बातें? देखिए दिनेश जी, कहीं पर एक भी शिकायत आई है क्या? जो बात हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि जाट ने लोगों, नेताओं को या किसी को वोट रोकने की कोशिश की, शिकायत आई नहीं, लेकिन इल्जाम हाजिर है। भाई विनेश फोगाट महावीर फोगाट जी से कैसे मिले, ये सब पीड़ा है हर्षवर्धन जी को, लेकिन विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ वो पीड़ा हर्षवर्धन जी नहीं व्यक्त करते हैं। अरे ये चुनाव है, विनेश फोगाट के एक मुद्दा है, महिला उत्पीड़न एक मुद्दा है, यौन शोषण एक मुद्दा है, और उसका ये चुनाव है। किसानों के ऊपर आंसू बम गिराए गए, गोली मारी गई, लाठी मारी गई, कीले रास्ते में क्या लोकसभा चुनावों के समय ये मुद्दे नहीं थे प्रेम कुमार जी? देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या 5-5 सीटें नहीं हुई क्या? ये मुद्दे दिखे नहीं क्या? मुद्दे हैं।
और आंदोलन का असर धीरे धीरे बढ़ता है, और जब जनता को समझ में आता है, और ये इस चुनाव में क्रिस्टल क्लियर हुआ, लोकलाइज्ड चुनाव है, कोई लोकलाइज्ड चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी का फेस सेविंग के लिए ये जरा देख ले क्या, जाने वाला टर्म है। ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव है। आपकी बात का बहुत जल्दी से काउंटर देना चाह रहे हैं हर्ष जी, और उसके बाद मैं मुद्दों की तरफ लेकर जाऊंगा। हरियाणा के मुद्दे रेडी रखिएगा हर्ष जी। देखिए, विनेश फोगाट एक पहलवान के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, हर किसी के लिए अभिमान थी। लेकिन जितना झूठ विनेश फोगाट ने बोला, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया, कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का फोन आया, मैंने बात नहीं की। कभी आज तक आपने देखा क्या कि कोई ओलंपियन या कोई खिलाड़ी आ रहा है उसको नेता रिसीव करके लेके चले जा रहे हो? ऐसा कभी आपने देखा क्या? और अपने गुरु का सम्मान तक न करना। महावीर फोगाट उस परिस्थिति में लेकर आए जब विनेश और उनके भाई ने छोड़ दिया था, पहलवानी ही छोड़ दी थी, उनको अखाड़े में लेकर आए। कैसी बात कर रहे हैं? पहलवान का अपमान जिस तरह से किया गया, उसको कहां ले जा रहे हैं? और एक लाइन कह रहे हैं लोकलाइज नहीं, तो चलिए मैं मान लेता हूं नेशनल इशू पे। आप ही लोग कहते थे कि विधानसभा चुनाव नेशनल इशू पे नहीं होते हैं, कितनी जल्दी जल्दी बदलिएगा। ये क्या शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट है, बड़ा जल्दी जल्दी, ये भी हम समझे। लेकिन शिवम, आपके पास आने वाला हूं, जरा उससे पहले मुद्दे दिखा दूं। और जो आपने ग्राफिक प्लेट बनाई थी उसमें 76.5 कीजिए प्लीज। 2014 में वोट परसेंटेज के हिसाब से 76.5 कीजिए उसको। अब जरा आ जाइए इसको मुद्दे। हर्ष भी, आप भी जरा अगर मेरे पास यहां करीब आ जाएं तो मैं ये जरा डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। और आप भी समझते हैं क्या कि यही वो मुद्दे हैं जो हावी रहे हरियाणा इलेक्शंस के दौरान? हालांकि हम देख रहे हैं कि वोट जिस दिन डाले गए उस दिन भी वो मुद्दे जिनको आप अभी गिना रहे थे वो कितना असर डालेंगे, बाद के दिनों में आई जलेबी कितना असर डालेगी। लेकिन चुनाव के बीच राम रहीम को पैरोल दिया जाना, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो अहम घटनाक्रम रहे चुनाव के दौरान? कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट। कांग्रेस में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम बदला। आप जानते हैं नायब सैनी आ गए, हालांकि नायब सैनी भी नॉन जाट हैं और उसके पहले खट्टर साहब भी खत्री हैं, वो भी नॉन जाट। एक तरीके से ये किस तरीके की का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में साबित होने वाला है? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बराबर बराबर सीटें, क्या वही पैटर्न इधर भी दिखाई देगा? किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों का शामिल होना, शंभू बॉर्डर का लगातार चर्चा में रहना, ये किस तरीके से असर डालेगा? ये जो तमाम मुद्दे हैं, जवान किसान पहलवानों का जो मुद्दा कहा जाता रहा, शिवम, इनमें से कौन सा मुद्दा आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट में दिखाई दिया? देखिए, आज जो महावीर फोगाट जी की बात आई है, जो बाइट उन्होंने दी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख दर्द जो है साझा किया है, ये अपने आप में किसी के लिए भी बहुत ही दुख की बात है। मेरे पिता का देहांत भी 4 साल का तब मैं था तो तब हो गया था। उसके बाद मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया, और मैं जहां तक भी पहुंच पाया उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कल अगर मुझे एक विधानसभा का टिकट मिलने लगे तो मैं उनको भी छोड़ दूं, कोच को भी छोड़ दूं, परिवार को भी छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं और सिर्फ राजनीति में घुस जाऊं। कहा जाता है कि जब विनेश फोगाट के पिता नहीं रहे तो महावीर फोगाट ने स्वयं जाकर उनको जो है, उन्होंने कुश्ती छोड़ दी थी, उनको बाहर लेकर आए, उनको कुश्ती कराए, उनको ट्रैक किया, सारी चीजें की। जब मेडल में 100 ग्राम वजन उनका बहुत ज्यादा, मतलब 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था, उसके बाद किस तरीके से वो परेशान थे, रो रहे थे। लेकिन उनका इस तरीके से अपमान करना, अब कोई एक टिकट के लिए इस स्तर पर आ जाए। पहली एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक किसान, हर एक महिला, हर एक पहलवान, हर किसी को राजनीति में आने, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन इस देश में मैं दावे के साथ लिखकर आपको दे सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री स्पोर्ट्समैन के साथ, स्पोर्ट्स से संबंधित लोगों के साथ इतना मिलजुल कर उनको ढांढस बढ़ाने वाला आज तक नहीं मिला। ओलंपियन से लेकर, पैरा ओलंपियन से लेकर, क्रिकेटर से लेकर, हर किसी स्पोर्ट्समैन को नहीं। लेकिन ये बात अगर आपको कहनी पड़ रही है, ये नहीं, शिवम सुनिए मेरी बात, हमने ये लगातार तस्वीरों में भी देखा है। मैं कह रहा हूं इसका फायदा होगा हमें। अरे इलेक्शन की तैयारियों से लेकर, ये फायदा होगा। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। परसेप्शन जो होता है वो इलेक्शंस में रियलिटी होती है। बोलिए, आप जो गिना रहे हैं वो रियलिटी है, वो लोगों ने देखा है। लेकिन क्या यही रियलिटी एज इट इज परसेप्शन के तौर पर भी गई है? लोकेश जिंदल, देखिए दिनेश जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। परसेप्शन पर गई है। विनेश जी इस चुनाव में हरियाणा की महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा की महिलाएं जो विनेश जी में अपने आप को देखती हैं, वो इस बात से स्वयं को सशक्त और मजबूत समझती हैं कि जिस तरह से विनेश जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत का नाम ऊंचा किया, वो एक मिसाल है पूरे हरियाणा के मुंह से कम से कम।
तो एक शिवन जी मुझे बोलने दीजिए। विनेश नाम भी नहीं ले जी पा रहे हैं, बताइए महिला सशक्तिकरण कैसे की महिला एक सशक्तिकरण मिसाल करेंगे? है नाम भी नहीं ले पा रहे। और पूरे हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का अगर ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो वो है विनेश फोगाट। और जिस तरह से शिवम जी ने कहा, अपने जीवन के जो पर्सनल जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये इनकी राजनीति में कोई स्थान नहीं होता। शिवम जी, राजनीति में जब कोई भी नेता उतरता है वो केवल और केवल समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए जनप्रतिनिधि की तरह उतरता है। वो अपने व्यक्तिगत विषयों अच्छा, तो को आप अगर परे अपनी रख देता राजनीति में है उतरेंगे और तो उसके परिवार लिए को भूल, केवल अपने और पिताजी को केवल भूल जाएंगे क्या? राजनीति में गुरु को भूल जाएंगे क्या? जनता का कैसी हित बातें यही कर रहे हैं आप? ये मुद्दा निष्ठुर सर्वोपरि राजनीति, होता है। ना 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 इस ना ना, बार बिल्कुल हरियाणा के गलत। अंदर सोनिया दुहान जब आपके लिए बुलडोजर महिलाओं की के ऊपर बैठे रिप्रेजेंटेटिव नहीं कार्यकर्ताओं है, ने वो पुष्पांजलि लड़की हूँ, लगाई। लड़की लड़ सकती हूँ की उन्होंने वहां के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वोटरों को उसको सबको स्टेज पर ही जो है वेलकम आप किया। अपमानित उस कर समय रहे हैं, उनका वो एक कुछ ही नहीं मुद्दा है। था लेकिन कि किसी विनेश तरह फोगाट है, हम तो से कहते हैं जो विनेश फोगाट नफरत का की सम्मान राजनीति है, है, ठीक। लेकिन और अपने जिस कार्यकर्ताओं को, बुलडोजर अपने से नेताओं से नफरत बचाओ, फैलाई जा रही थी, उसी बचाओ। बुलडोजर से ये अब तो इलेक्शंस हो गए, अब बुलडोजर अब ये पर तकरीरों की तरह बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो ये विनेश बताइए, जी, क्योंकि मुझे मैं ये देखूंगा 8 आपत्ति तारीख को कि आप लोगों के किसके अंदाजे हकीकत के कितने करीब बैठते हैं।